2019 में यूटी बनाया गया इसको। उस समय जब ये यूटी बना, उस समय लद्दाखवासी ऐसा माना जाता है कि वो काफ़ी प्रसन्न थे और उन्होंने इसका स्वागत किया। अब इन 5 सालों में ही ऐसा क्या बदल गया जो अब आप लोगों को स्टेटहुड चाहिए? शुरू में लोग बहुत खुश हुए। वो इसलिए हुए कि लोग सोचते थे ये तो बिल्कुल नामुमकिन सा चीज़ है आर्टिकल 370 के होते हुए, लेकिन जब इसका नतीजा निकला कि उन्होंने जो पाने से ज़्यादा खो गया। 24 तारीख को इतनी हिंसा हो जाती है जिसमें 4 लोगों की जान भी गई, बहुत सारे सिक्योरिटी ऑफिशियल्स भी उसमें जख्मी हुए हैं, बहुत सारे लद्दाखवासी भी जख्मी हुए हैं। तो वो पीसफुल प्रोटेस्ट से वो वायलेंट प्रोटेस्ट कैसे हो गया? यूथ हमसे बेकाबू हो गया और अनशन के साइड से वो एक एनक्लोजर में था, वहाँ से बाहर निकल गया। हमने बहुत कोशिश किया वो उनको रोकने की, नहीं रुके वो। इतना हिंसा हुआ हमारे यहाँ, इस हिसाब से हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत हिंसा हुआ। सिर्फ जॉब सरकारी नौकरी नहीं होती, उसके लिए यहाँ पे मान लीजिए बहुत सारे प्रोजेक्ट सरकार लाना चाह रही है। तो एक तरफ हम जॉब की डिमांड कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट लाने का प्रयास चल रहा है, जैसे सोलर प्लांट की बात चल रही है और भी कुछ प्लांट की बात चल रही है, उसका विरोध हो रहा है। हम किसी प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं है, मगर लोगों को अपरूट करके लोगों को वहाँ से निकाल के नहीं होना चाहिए। मगर बार बार डेमोग्राफी चेंज की भी बात कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं ना। स्टेटहुड मिल जाएगा तो क्या कुछ बदल जाएगा आपके लिए? 2 MP का जो डिमांड है वो मुख्य रूप से करगिल एपेक्स बॉडी का डिमांड था, ये पहले लेह एपेक्स बॉडी का डिमांड नहीं था, ये सही बात है। नमस्कार, आई एम निशांत कुमार आजाद and today we are joined by Chering Dorje Lakruk. He is president of Ladakh Buddhist Association and also the co-convener or co-chairman of Leh Apex Body. Let me tell you one important information. He was earlier with the BJP and he left BJP in 2020 over some differences. We will talk about Leh violence to him and what are the way forward they are looking to solve the issues which they are raising for the Leh and Ladakh. सर, आप लोगों ने जो अभी तक जितनी भी बातचीत होनी थी आपके और सरकार के बीच में, उसका अब विरोध किया है और आप कह रहे हैं कि आप सरकार के साथ कोई बातचीत नहीं करेंगे। बातचीत नहीं करेंगे तो समाधान कैसे निकलेगा, कैसे होगा? हमने कभी नहीं कहा कि टॉक्स के विरोध में है। हमारा सारा जो जहाँ पर जैसे हम लोग अनशन में बैठे थे या आज जो भी स्ट्रगल हुआ हमारा, वो तो टॉक शुरू करने के लिए हुआ ना। और इस बार भी हम ये कह रहे थे कि क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग अनशन पर बैठे थे, उनकी ज़िंदगी का सवाल था, और 23 को 2 लोग सीरियस होकर हॉस्पिटल में एडमिट भी किया था। हमने कहा टॉक्स को एडवांस करें। तो गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम था? टॉक्स को 16 दिन का गैप रखने की ज़रूरत नहीं थी जो हम सोचते हैं। तो इसीलिए ये सारा गड़बड़ हो गया। अगर उसको टॉक्स को एडवांस कर देते तो हम तो टॉक्स के लिए जाने के लिए तैयार थे। टॉक्स के बगैर मसले कैसे हल होंगे? वही हम समझना चाह रहे थे कि बातचीत नहीं होगी तो समाधान कैसे निकलेगा। अब क्या अभी आपके और सरकार के बीच में कोई बातचीत हो रही है? अभी हम ये कह रहे हैं कि अभी जब ऐसे हालात में, जबकि इतना हिंसा हुआ हमारे यहाँ, इस हिसाब से हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत हिंसा हुआ है और इतने लोगों का जान गया है, हमने जुडिशल प्रोब का, जुडिशल इंक्वायरी का डिमांड किया है। उसके बजाय गवर्नमेंट ने मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का ऑर्डर दिया है। वो तो आई वॉश होगा, वो तो एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जैसा है, उसको हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। अगर गवर्नमेंट सही माने में जो कुछ हुआ उसको बताना चाहते हैं कि क्या हुआ, तो उसका इम्पार्शियल जुडिशल इंक्वायरी होना चाहिए बाय रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज। सर, एपेक्स बॉडी बार बार ये कह रही है कि हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, फिर अचानक क्या हुआ जो 24 तारीख को इतनी हिंसा हो जाती है जिसमें 4 लोगों की जान भी गई, बहुत सारे सिक्योरिटी ऑफिशियल्स भी उसमें जख्मी हुए हैं, बहुत सारे लद्दाखवासी भी जख्मी हुए हैं। तो वो पीसफुल प्रोटेस्ट से वो वायलेंट प्रोटेस्ट कैसे हो गया? हमारा पूरा स्ट्रगल जो है हमने डिक्लेयर किया था और हम आज तक हम पीसफुल चल रहे थे। और जो अनशन इस बार हम बैठे थे वो भी शुरू में हमने वहाँ पूरे हर एक रिलीजन के वहाँ प्रेयर से हमने शुरू किया, ये दिखाने के लिए कि ये हमारा पूरा स्ट्रगल जो है पीसफुल है। मगर 24 को क्या हुआ कि उस दिन
जो पिछले उसके पहले दिन 23 को जो 2 लोग सीरियस हो गए थे और हॉस्पिटल में जख्मी किए, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग आए थे वहाँ पर। लोगों को बहुत गुस्सा था कि क्यों गवर्नमेंट जल्दी टॉक्स नहीं करा रहे हैं। तो उसमें बहुत सारे यूथ भी आए थे। तो यूथ हमसे बेकाबू हो गया और अनशन के साइड से वो एक एनक्लोजर में था, वहाँ से बाहर निकल गया। हमने बहुत कोशिश किया वो उनको रोकने की, नहीं रुके वो। उसके बाद वो बेकाबू हो गया और यूथ को जिस तरीके से बता रहे हैं कि बाहर के ताकतों ने इनको उकसाया या उनके हाथ में खेलना है, ये बिल्कुल गलत बात है। ये यूथ ज़्यादातर यूथ जो थे मेजॉरिटी पढ़े लिखे लोग थे और ये लोग अनएम्प्लॉयड थे। तो इनको शुरू से गुस्सा था कि इतने साल लद्दाख में कोई रिक्रूटमेंट क्यों नहीं हो रहा है। तो उसका नतीजा था। और ये तो गवर्नमेंट अगर किसी दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना चाहता है तो अपनी गलतियां छुपाने के लिए बोल रहा है। सर चेरिंग सर, मैं आपसे एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ कि 2019 में यूटी बनाया गया इसको। इससे पहले जम्मू कश्मीर के साथ था, 370-35 से अमेंडमेंट हुआ, तो उसके बाद यूटी ये घोषणा हुई। उस समय जब ये यूटी बना, उस समय लद्दाखवासी ऐसा माना जाता है कि वो काफ़ी प्रसन्न थे और उन्होंने इसका स्वागत किया था। सोनम वांगचुक जी ने भी उसको लेकर के ट्वीट किया था। अब इन 5 सालों में ही ऐसा क्या बदल गया जो अब आप लोगों को स्टेटहुड का डिमांड चाहिए? देखिए, हमारा यूटी का डिमांड बहुत पुराना है और हम सिर्फ यूटी का डिमांड नहीं कर रहे थे, हम यूटी विद लेजिस्लेचर का डिमांड कर रहे थे, जो कि हमें नहीं मिला। जी। शुरू में लोग बहुत खुश हुए। वो इसलिए हुए कि लोग सोचते थे ये तो बिल्कुल नामुमकिन सा चीज़ है आर्टिकल 370 के होते हुए। तो जब मिल गया तो लोग शुरू में बहुत खुश हुए, लेकिन जब इसका नतीजा निकला कि उन्होंने तो जो पाने से ज़्यादा खो गया, क्योंकि आर्टिकल 370 तो उसके खिलाफ हम इसलिए थे कि वो हमें यूटी मिलने में एक वो था, ऑब्स्टेकल था। लेकिन ये भी सच है कि 70 साल में 370 ने हमें सेफ गार्ड भी दिया, प्रोटेक्शन भी दिया, लैंड का, जॉब का। बाहर से बिल्कुल कोई जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स था वो हम ही रिक्रूट करते थे यहाँ, हमारा हिल काउंसिल। तो वो ना होने से पूरा हम लोग एक्सपोज हो गए पूरे इंडिया के लिए और उसका शोषण होने का हमें डर है। लेकिन अभी भी रिजर्वेशन तो 85% रिजर्वेशन तो वो तो अभी हुआ है ना। वो इम्प्लीमेंट अभी कहाँ हुआ है, वो तो अभी हुआ है, अनाउंसमेंट हुआ है। तो उसको करने में 6 साल लग गया गवर्नमेंट को। तो आपको क्या लगता है कि फिर आपने एक स्टेटमेंट भी दिया जो आप अभी भी कह रहे हैं कि द सेफगार्ड्स ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 370 एंड 35A व्हेन लद्दाख वाज पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वेयर गॉन। तो आपको क्या लगता है कि 370 नहीं हटना चाहिए था? 370 हमारे लिए हटना चाहिए था। 370 के बगैर हमें यूटी मिलना मुश्किल था। बिल्कुल। लेकिन हमने तो यूटी विद लेजिस्लेचर मांगा था। मगर आप कह रहे हैं कि हम स्टेटहुड क्यों मांग रहे हैं। हम देख रहे हैं यूटी विद लेजिस्लेचर का क्या हाल है जम्मू कश्मीर में। उमर अब्दुल्ला तो रोज़ वहाँ से रो रहा है कि इस टाइप का यूटी तो बिल्कुल किसी को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। तो क्यों नहीं मांगे हम स्टेटहुड। 24 तारीख को जो हिंसा होती है और उसके बाद मान लीजिए कर्फ्यू लगा दिया जाता है। अब कर्फ्यू हटा लिया गया है, स्कूलें खुल गई हैं, बाजार खुल गए हैं। तो ये जो एक तरीके से जो दिख रही है कि जो नॉर्मलसी बहाल हो रही है लेह में, लद्दाख में, ये जो नॉर्मलसी बहाल हो रही है, ये कितनी नॉर्मल है? ये आपको सिर्फ देखने में नॉर्मल दिखाई दे रहा है। ये इसको हम नॉर्मलसी नहीं बोलते हैं। इंटरनेट अभी भी शट है और लोगों में बहुत आक्रोश है। लोग अभी नहीं बता रहे हैं क्योंकि अभी भी 163, मेरे ख्याल से 163 अभी नहीं हटा है ना जी। तो लोगों में बहुत आक्रोश है और इसको ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। अभी का हालात जो है ना, इसको हम नॉर्मल नहीं कह सकते। सर, अगर हम लोग लद्दाख की बात करें तो लद्दाख की इकोनॉमी जो है मुख्य रूप से टूरिज्म पे बेस्ड है। और अगर हम लोग 2019 से आंकड़े देखें तो हर वर्ष जो है टूरिज्म में बढ़ोतरी हुई है, बीच में एक आध साल को छोड़ करके। ऐसे में जब
यहाँ इस तरीके का माहौल रहेगा, सरकार और लद्दाख वासियों के बीच में टसल रहेगा, आपको नहीं लगता कि टूरिज्म जो बहुत बड़ा सेक्टर है यहाँ पे उस पे अफेक्ट पड़ेगा और जिससे नुकसान मुख्य रूप से लद्दाख वासियों का ही होना है? हमारा जो पूरा स्ट्रगल है वो हमारे इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए है। हम टूरिज्म को भी लद्दाखियों के लिए सेफ गार्ड करना चाहते हैं। अब भी यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि बाहर से लोग आके हमारे लोगों से ज़मीन आके बड़े बड़े होटेलियर्स यहाँ पर खोले हैं कई तो उनका हम विरोध कर रहे हैं। और टूरिज्म, ठीक है, टूरिज्म के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट हो गए, लेकिन ये एक नया फिनोमिनन है कि लद्दाख में टूरिज्म के ऊपर लोग डिपेंडेंट है। हमारा आर्मी के साथ भी लद्दाख की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा है। हमारे बहुत सारे लोग लद्दाख स्काउट्स में काम करते हैं, आईटीबीपी में है। और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप देखिए, जो रोड्स बन रहे हैं, बहुत कुछ डिफेंस में हो रहा है, वो तो आर्मी की वजह से हो रहा है ना। तो टूरिज्म को हम लोग खुद अपने हिसाब से रेगुलेट करना चाहते हैं, इसीलिए हमें सेफ गार्ड चाहिए, इसीलिए हम 6 शेड्यूल की बात कर रहे हैं। ओके, अगर हम लोग यहाँ की पॉपुलेशन को देखें तो तकरीबन 3-3.25 लाख का पॉपुलेशन है। उसमें ये डिमांड कि हमें 2 सांसद चाहिए, 2 MPs, और हम सभी जानते हैं कि सांसद जो बनते हैं उसके लिए कुछ संविधान के अनुसार कुछ नियम है। कितनी जायज़ है ये नियम कि 2 सांसद इस रीजन में, लद्दाख रीजन में चाहिए? वो इसलिए जायज़ है, आप लद्दाख का एरिया देखिए, 60,000 स्क्वायर किलोमीटर, ये आपके पंजाब से बड़ा है, देख लीजिए आप, आपके हरियाणा से बड़ा है, दिल्ली से बड़ा है, पॉपुलेशन में कम है। तो इतने बड़े एरिया को क्या एक MP कवर कर सकता है? और ये लद्दाख एक स्ट्रेटेजिक एरिया है, यहाँ पर हमारे 2 पड़ोसी जो कि हॉस्टाइल हैं, तो यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर 2 MP बिल्कुल जायज़ है। आप लक्षद्वीप को देखिए, पॉपुलेशन बहुत कम है, 1 लाख भी नहीं है। उनका जोग्राफिकल, उनका कंडीशन ऐसा है कि उनको 1 MP का सीट मिला हुआ है। तो इसीलिए हम लद्दाख वाले भी उसी बेसिस पर मांग रहे हैं। मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था तो मुझे एक जानकारी मिली, आप बताएंगे कितनी सही है ये जानकारी, कि जब प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ और लेह की जो अपेक्स बॉडीज़ थी वो प्रोटेस्ट कर रही थी कि हमें स्टेटहुड चाहिए, उस समय इनिशियली शायद करगिल जो अपेक्स बॉडी है वो आपके साथ नहीं था। करगिल अपेक्स बॉडी आपके साथ इस शर्त पे आया कि जो 2 MP का जो डिमांड है वो मुख्य रूप से करगिल अपेक्स बॉडी का डिमांड था, ये पहले लेह अपेक्स बॉडी का डिमांड नहीं था। ये सही बात है? ये शायद सही हो सकता है, मगर यहाँ से भी बार बार 2 MP का डिमांड तो उठता रहा है जी। ये जब हम लोग एक स्टेज पर आए, दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आए, तब हमने ये 4 डिमांड, पहले 4 डिमांड हमारा नहीं था। हाँ जी, पहले स्टेटहुड और 6 शेड्यूल ही था। पहले हमारा 6 शेड्यूल ही था यहाँ से। फिर बाद में जब करगिल वालों के साथ बैठ के हमने ये किया तो हमारा फिर स्टेटहुड, 6 शेड्यूल, और इसका मसला तो था ही, जो एम्प्लॉयमेंट वाला मसला है, डोमिसाइल का, और 2 MP सीट का। हाँ। तो सर मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी आप कह रहे थे कि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे थे। जॉब अपॉर्चुनिटी सरकारी कितनी है हम सभी जानते हैं। यहाँ पे ठीक ठाक संख्या में लोग सरकारी नौकरी में हैं, लेकिन सिर्फ जॉब सरकारी नौकरी नहीं होती है, उसके लिए यहाँ पे मान लीजिए बहुत सारे प्रोजेक्ट सरकार लाना चाह रही है। तो एक तरफ हम जॉब की डिमांड कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट लाने का प्रयास चल रहा है, मिसाल के तौर पर किस टाइप जैसे सोलर प्लांट की बात चल रही है और भी कुछ प्लांट की बात चली, उसका विरोध हो रहा है, उससे क्या नुकसान होगा लद्दाख को? उससे ये नुकसान होगा कि ये जो सोलर पावर प्रोजेक्ट प्लान कर रहा है वो उस एरिया में कर रहे हैं जहाँ पर हमारे नोमैड्स रहते हैं, और वो एरिया जो है वो पश्मीना गोट का एरिया है, वहीं से पश्मीना सारा निकलता लद्दाख का, तो वो सारा इसके अंदर आ रहा है, सारे का सारा। तो वो लोग कहाँ जाएंगे? सबसे पहली बात तो ये है। और उन लोगों को सोलर प्रोजेक्ट में क्या नौकरी मिलेगा? वो अनपढ़ लोग हैं, वो तो कुछ भी लिखना पढ़ना कुछ जानते नहीं।
तो उनको तो कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा। वो तो उनका सदियों का जो वहाँ का रहन सहन है, जो उनका कल्चर है, वो सब खत्म हो जाएगा। तो हम किसी प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं है, मगर लोगों को अपरूट करके लोगों को वहाँ से निकाल के नहीं होना चाहिए। हमारे लद्दाख में बहुत ज़मीन है, मगर बार बार डेमोग्राफिक चेंज की भी बात कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं ना, है ना। अब उस एरिया का टोटल पॉपुलेशन 15,000 है। बाहर से 45,000 लोग आएंगे काम करने के लिए, तो डेमोग्राफिक चेंज नहीं होगा फिर वहाँ। अब हम पूछें, जहां एक तरफ बातचीत रुक गई है, सरकार और जो लेह एपेक्स बॉडीज है उसके बीच में जो बातचीत रुक गई है, तो वापस से वो कैसे शुरू होगी? क्योंकि सर आप कह रहे हैं कि सरकार आपसे बातचीत कर नहीं रही है, दूसरा आप लोग अब कह रहे हैं कि हम उनसे बातचीत नहीं करेंगे, तो बातचीत देखिए, शुरू ऐसा कैसे है, होगी? गवर्नमेंट भी समाधान चाहता है, कैसे मेरे निकलेगा? हिसाब से गवर्नमेंट भी चाहता है बातचीत हो जाए, जी, हम भी चाहते हैं बातचीत हो जाए, लेकिन खाली गवर्नमेंट के ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। हमने कहा जुडिशियल इंक्वायरी कीजिए, वो गवर्नमेंट ने नहीं किया, वो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी किया। लड़कों को छोड़ने की बात कर रहे हैं हम, वो अभी भी अंदर है, आधे से कम को छोड़ा है अभी तक, वो भी ऐसे नहीं छोड़ा है, वो जमानत पर है, उनके ऊपर केस चलेगा। तो ऐसे माहौल में बातचीत तो दोस्ताना माहौल में होता है ना, बातचीत के लिए अच्छा माहौल होना चाहिए, यहाँ पर शांति होना चाहिए। तो ऐसे हालात में टॉक्स हमने सोचा फिलहाल के लिए हमने ये कंडीशन रखें, ये अगर गवर्नमेंट कर दे तो हम टॉक्स में जाने के लिए तैयार है। तो मतलब आपका अभी प्रायर डिमांड हम कहें कि ये है कि जितने भी लोग गिरफ्तार हुए हैं उनको अगर सरकार छोड़ देती है तो आप वापस से बातचीत और इंक्वायरी हो, इंक्वायरी, मतलब जुडिशियल इंक्वायरी प्लस जितने भी लोगों की गिरफ्तारी हुई है उन लोगों की रिहाई होनी चाहिए और लोगों को जो मरे हैं या जख्मी हुए उनको प्रॉपर कंपनसेशन देना चाहिए। अच्छा, देना चाहिए ना। इसको लेकर के आपने कुछ बनाया है कि ये कंपनसेशन होना चाहिए? नहीं, हमने अमाउंट नहीं कहा कि इतना होना चाहिए, मगर गवर्नमेंट को हमने इन्फॉर्म किया हुआ है। चेरिंग साहब, आपने कई मौक़ों पर आपने सरकार की तारीफ की है पास्ट में, अगर कह चाहे वो बेटर एजुकेशन को लेकर के हो, बेटर रोड्स को लेकर। एजुकेशन के बारे में मैं आंकड़े पढ़ रहा था तो लद्दाख में जो आंकड़े हैं वो अन्य राज्यों से बहुत बेहतर है। वो मैंने आज की बात नहीं की, मैंने वो बात की फॉर एग्जांपल जब बीजेपी का गवर्नमेंट भी नहीं था तब से हमारे यहाँ एजुकेशन का सिस्टम बाकी जब एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, सम पार्ट्स जैसे यूपी बिहार से तो डेफिनेटली बेटर है हमारे यहाँ। व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट नाउ? प्राइमरीली एक्सपेक्टेशन हम टॉक्स जल्दी शुरू होना चाहिए, और ये जो कंडीशन रखें वो अगर गवर्नमेंट पूरा करता है तो हम टॉक्स में जाएंगे, खुशी से जाएंगे। और टॉक्स होना चाहिए स्टेटहुड और 6 शेड्यूल के ऊपर। बैकडोर चैनल कोई खुला हुआ है आप लोगों के बीच में? नहीं। अगर जैसे 4 डिमांड है, जैसे उसमें 2 MPs की जो बात हो रही है, जिसमें मैंने आपको भी कहा कि उस पर तो आएंगे, अभी तो आएंगी भी नहीं ना, पहले बात करना चाहिए 6 शेड्यूल और स्टेटहुड के ऊपर। स्टेटहुड मिल जाएगा तो क्या कुछ बदल जाएगा आपके लिए? क्या अभी है जो आपको जो नहीं मिल रहा है और स्टेटहुड के मिलने से आप बदल जाएगा? स्टेटहुड के मिलने से ये हो जाएगा, एक तो हम खुद कानून बना सकते हैं, है ना जी। दूसरा, अभी जो जितना भी पैसा हमें सेंटर से मिलता है वो अभी हमारे काउंसिल को सिर्फ उसका 10% मिलता है। अगर स्टेट बन जाता है तो जितना भी पैसा हमें मिलेगा उसका प्लान हम खुद बना सकते हैं, वो कहाँ खर्चा करेंगे, है ना। और सारा ज़मीन जो है वो हमारे कंट्रोल में आएगा, तो वही तो फ़र्क है। आपने कहा स्टेटहुड के मिलने से आप अपने लॉज खुद बना सकते हैं। लद्दाख एक स्ट्रैटेजिक रीजन है, और आपने खुद कहा कि जो हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है, मुख्य रूप से जो पाकिस्तान है और क्या कहते हैं चाइना है, तो उसको ध्यान में रखते हुए किस तरीके के संबंध हैं हमारे उनके साथ, उसको देखते हुए, और यहाँ पे आर्मी बहुत सारे डिसीजन अपने अनुसार लेती है। तो ऐसे में जब लॉज मान लीजिए कि लद्दाख
स्टेटहुड को मिलने के बाद वो बनाएगा, और बहुत सारे परमिशन हैं जो आर्मी को नहीं चाहिए होता है स्टेट से। क्या आपको नहीं लगता है इस तरीके की चीज़ें खराब इसमें होगी? कुछ नहीं होने वाला है। अभी तक हमारा आर्मी के साथ जो रिलेशनशिप है लद्दाख में, वो मैं दावे से कह सकता हूँ दूसरे जगहों में नहीं होगा इतना अच्छा रिलेशनशिप। और अभी भी आज के डेट में सारा स्टेट लैंड जो है हमारे काउंसिल के पास है। कभी आर्मी को प्रॉब्लम हुआ ज़मीन एक्वायर करने के लिए, है ना? आर्मी जब गलवान का वाक़ा हुआ था तो ज़्यादा ज़मीन चाहिए था, आर्मी ने तो पूछा भी नहीं किसी से। काउंसिल, हालांकि ज़मीन का मालिक हमारा काउंसिल है, तो काउंसिल ने तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया। ये जो ख़दशात हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद में समझता हूँ इन चीज़ों को। और अरुणाचल में भी हमारे लद्दाख जैसा प्रॉब्लम है चाइना के साथ, तो अरुणाचल तो एक स्टेट है, वहाँ प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारे यहाँ क्यों प्रॉब्लम होगा? अंतिम सवाल आपसे, जो यूथ, जो आपने कहा कि उस दिन हिंसा में जिन्होंने भाग लिया, जिनकी वजह से इतनी भारी हिंसा हो गई, यूथ को लेके, क्योंकि आपका अनुभव रहा है राजनीति का भी, अब आप यहाँ पे जो मेन पावरफुल एसोसिएशन है उसको आप हेड करते हैं, यूथ को लेकर के क्या आप संदेश देना चाहेंगे ताकि जो आगे जो स्थिति है अभी वो ठीक बनी रहे, और जो बातचीत का दौर है फिर से शुरू हो सके, और जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो मांग है, वो सीमित समय में या आने वाले समय में उसको यूथ को मैं ये कहूँगा कि हिंसा का सहारा कभी नहीं लेना चाहिए। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ सारा चीज़ पीसफुली सॉल्व होना चाहिए, मगर गवर्नमेंट को भी उसी हिसाब से रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने में सालों साल नहीं लगाना चाहिए। तो इसमें तालमेल की दोनों साइड से ज़रूरत है। हम हिंसा के बिल्कुल खिलाफ हैं। ये लद्दाख के बिल्कुल हमारे ब्लड में नहीं है कि हम हिंसा करें। लद्दाख इज कंसीडर्ड एज अ पीसफुल लैंड। और शुरू में आपने ये भी कहा था कि आप डेवलपमेंट के बारे में भी, लद्दाख के डेवलपमेंट के बारे में भी हमारा राय क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। यूटी बनने के बाद ऐसा एक इम्प्रेशन दे रहा है कि बहुत ज़बरदस्त एक यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है। पैसा ज़रूर आया है, खाली पैसे से डेवलपमेंट नहीं होता है ना? खाली पैसा अकेला ये नहीं चीज़ करता है। अगर डेवलपमेंट इतना हुआ है तो अभी यूटी का जो सेक्रेटरीट है वो तो उन्होंने नहीं बनाया, वो तो हमने बनाया था पहले। जहाँ पर अभी हमारा एलजी साहब बैठता है वो तो हमने बनाया था यूटी आने से पहले। इससे पहले जो एलजी साहब दूसरे जो उसमें बैठते थे, राज भवन समझ लीजिए आप, वो भी तो हमने बनाया था, वो तो पहले ही था वहाँ पर। और कोई चीज़ यहाँ मुझे बताइए कि कौन सा चीज़ नया बन गया है यहाँ पर। खाली उसके अंदर उन्होंने फर्नीचर ज़रूर लगाया, बहुत एक्सपेंसिव वगैरह, कारपेट ज़रूर बिछाया होगा, बिल्डिंग तो हमने बनाया था। और यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर एक नया थाना बन रहा है, पुलिस स्टेशन, उसको 6 साल से तो बन रहा है, अभी भी कंप्लीट नहीं है। आप जाके थोड़ा देख लीजिए, काम का स्पीड देख लीजिए। और ये जो ले का मार्केट देख रहे हैं ना आप, ऐसा श्रीनगर में नहीं है, जम्मू में नहीं है। ये बाज़ार जो है ये यूटी बनने से पहले हमने बनाया है। तो क्या कौन सा चीज़ हो गया जो यूटी बनने के बाद लोग ये कहते हैं? ये बिल्कुल। और हमारा एलजी साहब ये कह रहे थे कि हम बहुत पैसा ला रहे हैं, बहुत पैसा ला रहे हैं, बहुत पैसा आ रहा है। उससे ज़्यादातर क्या कर रहा है, हमारे लोगों को 12 महीने नचा रहा है। इवेंट्स के ऊपर इवेंट्स के ऊपर इवेंट्स, उसमें पैसा लगा के हमारे लोगों को बिजी रखने की, जवानों को बिजी रखने की कोशिश कर रहा है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। ज़्यादा पूरा साल नचाते रहेंगे तो ये इसको डेवलपमेंट नहीं कहते हैं। तो जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे जो फेस्टिवल्स होते हैं, जो लद्दाख में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, जो इवेंट बेस्ड फेस्टिवल होते हैं, पूरा साल फेस्टिवल ही मनाते रहेंगे तो आप फिर क्या करेंगे, काम क्या करेंगे? आप ज़ांस्कार फेस्टिवल, नुब्रा फेस्टिवल, दुनिया भर का फेस्टिवल, नोमेडिक फेस्टिवल, ये हमारे लोगों को सिर्फ नचा रहा है।
एक और बात जो है इस पूरे प्रकरण में सोनम वांगचुक का रोल जो है उसको लेकर के काफ़ी चर्चा होती है। कुछ लोग उनके पक्ष में बोलते हैं, कुछ लोग उनके विपक्ष में बोलते हैं। उनकी गिरफ्तारी होने के बाद जो उनकी पत्नी है वो भी सुप्रीम कोर्ट गई है ताकि उनकी जल्द से जल्द रिहाई हो सके। सोनम वांगचुक के कुछ बयान वायरल हो रहे हैं जहां उन्होंने अरब स्प्रिंग की बात करी, जेनजी प्रोटेस्ट की बात करी है। इन भाषणों को आप कैसे देखते हैं? कई कई लोग कहते हैं कि वो भाषण भी यूथ को प्रोवोक किया और उसके वजह से भी हिंसा हुई। कुछ कांग्रेस के लीडर्स भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उसके वजह से भी हिंसा हुई। आप सोनम वांगचुक और कांग्रेस यहाँ पे उनके रोल को कैसे देखते हैं? पहले तो मैं सोनम वांगचुक के रोल के बारे में बताऊंगा। अगर उनके भाषण से या और किसी चीज़ से यूथ भड़काया हो तो यहाँ इतने एजेंसीज बैठे हैं लद्दाख में, है ना, सेंसिटिव जगह है। यहाँ पर रॉ है, यहाँ पर आईबी है, यहाँ पर आर्मी का इंटेलिजेंस है। वो लोग क्या कर रहा था फिर? 24 सितंबर के बाद से ही वो देशद्रोही हो गए। इनका काम नहीं था उनको रोकना, अगर इससे यूथ भड़कने का डर था उनको। ये तो हमें यही लगता है कि विच हंट है, ये सिर्फ बहानाबाजी है। एक आदमी अगर इतना हल्ला कर सकता है तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है? और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि नेपलिस उसमें जख्मी हो गए, नेपलिस का हाथ है। वो प्रोसेशन का हिस्सा नहीं थे, वो तो बाय स्टैंडर्ड्स थे। वहाँ से जब अंधाधुंध गोली चलाए तो यहाँ पर आधे लोग तो बाहर के हैं, तो बाहर वालों को तो गोली लगेगा ही लगेगा। क्या हम लोग इतना बेवकूफ़ है नेपाल से 3 आदमी ला के हमें उकसा के हम सड़क पर आ जाएंगे? ऐसा तो नहीं, कोई भी नहीं कर सकता ना, करेगा? मरने के लिए कौन जाएगा वहाँ? और व्हाट अबाउट द कांग्रेस रोल? दे आर प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स एंड द अगर वो है तो वो गवर्नमेंट देखे क्या है। उनको भी तो फिर रोकना चाहिए था ना पहले, ऐसी बात है तो। थैंक यू चरिंग सर फॉर टॉकिंग टू ऑर्गेनाइजर। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।